नमस्कार। हिंदू ने अपने संपादकीय में लिखा है कि बजट बनाना बहुत कठिन काम होता है और उस पर टिप्पणी करना उससे भी अधिक कठिन है। तो इसी सोच के साथ, इसी बुनियादी सोच के साथ आज की समीक्षा में आपका स्वागत है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं आपका पीसी सिंह। 2023-24 का आम बजट जिसको कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया, वो है क्या, जिसको कि उन्होंने अमृतकाल का पहला बजट कहा, जिसको कि ड्रीम बजट के नाम से जाना जा रहा है, जिसे कई लोगों ने लोक लुभावना बजट कहा है। सरकारी जो सूत्र हैं, जो सरकारी तंत्र हैं, वो सब इसको एक ऐसा बजट कह रहे हैं जो सबका ख्याल रख रहा है, जो सारे वर्गों की चिंता कर रहा है। लेकिन जो विपक्ष के जो लोग हैं, या उसमें से कई अर्थशास्त्री भी हैं, जो इन्होंने इसके ऊपर काफ़ी शंका जताया है। तो आइए आज हम इसी 2023-24 के बजट के बारे में एक नज़र डालते हैं। निश्चित रूप से आज इस देश, जो हमारा देश है हिंदुस्तान, उसकी अर्थव्यवस्था पे पूरी दुनिया की नज़र है। चारों तरफ इस बात को दोहराया जा रहा है कि भारत आने वाले दिनों में चीन का मुकाबला करने वाला अर्थव्यवस्था बन सकता है। दुनिया के 4-5 फास्ट ग्रोइंग अर्थव्यवस्था है, उसमें से भारत एक है। इस पर हमको गर्व भी है, लेकिन उसका जो स्वरूप क्या है, इसकी चिंता आपको करनी चाहिए। अगर हम इस बजट पे जो कल पेश किया गया, उस पर हम एक नज़र डालते हैं तो आपको पता चलेगा जो कई चीज़ों के ऊपर जो जोर दिया है प्रधानमंत्री की अगुवाई में निर्मला सीतारमण ने। वो सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है, पहली दफ़ा जो टैक्स का जो स्लैब होता है, वो 7 लाख जो जिनका एनुअल इनकम है, उससे नीचे वालों को टैक्स नहीं लगेगा, उनको जीरो टैक्स पॉपुलेशन घोषित किया गया। कहने का तात्पर्य कि अगर आपका सालाना इनकम 7 लाख रुपया है, तभी आप टैक्स पे करेंगे। उनके नीचे जिनकी कमाई है वो टैक्स पे नहीं करेंगे। पहले ये स्लैब जो था वो 5 लाख का था। तो ये एक ऐसा डिसीजन है सरकार का, जिसमें कहा जाता है कि अब देश के अंदर 90% लोग टैक्स नहीं दे पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा रिलीफ है, खास करके मिडिल क्लास के लिए। इसलिए एक तरह का कि खुशी का माहौल है। और प्रधानमंत्री की अगुवाई में हम सब जानते हैं कि बार बार वो ग्रीन एनर्जी के ऊपर जोर दे रहे हैं, और इस पे जो अलॉट किया गया है, जो रकम अलॉट किया गया है, वो तकरीबन 35,000 करोड़ है। 35,000 करोड़ का रकम इसके ऊपर एलोकेट किया गया है। ये हमको हमारे देश को, आज हम सब जान रहे हैं कि आज हमको ग्रीन एनर्जी की जरूरत है। हमको अपने पर्यावरण को भी बचाना है और डेवलपमेंट को भी जारी रखना है। एक और भी जो सबसे महत्वपूर्ण इंफेसिस है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और उनकी सरकार का, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का। तो जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तहत अभी आने वाले दिनों में, ये अगले साल 50 नए एयरपोर्ट बनने का प्रावधान है, और कई इसी तरह के हेलीपोर्ट भी बनेंगे। उसी तरह से सोशल सेक्टर के ऊपर भी जोर है, जिसमें कि जल जीवन योजना, जिसमें अधिक पैसा किया गया है, 27% और एलोकेट किया गया है। सोशल सेक्टर के तरह और भी कई चीज़ें हैं जिसके ऊपर जोर दिया गया है। ये आज जो सबसे बड़ा कहा जाता है कि हमारे देश में जो 50% लोग हैं वो तकरीबन 30 ईयर्स एज के हैं। तो इतना बड़ा जो युवा वर्ग है, उसका ख्याल रखते हुए बजट में मोबाइल फ़ोन को और टीवी को सस्ता किया गया है। अब आने वाले दिनों में, अगले साल, आपको मोबाइल फ़ोन्स और टेलीविज़न सस्ते होंगे। दुर्भाग्य इस बात का है कि जो साइकिल है, जो आम आदमी चलाता है ग्रामीण क्षेत्र में और छोटे मोटे शहरों में भी, वो महंगा मिलेगा। मोटर गाड़ी, ऑटोमोबाइल्स तो महंगा होगा ही होगा। और एक और चीज़ आपको मैं बता दूं कि जो डिफेंस बजट है, वो भी हमारे आज का ज़रूरत है। आज जब हम पूरे पड़ोसी में 2 ऐसा देश है
जहां से हमको बराबर खतरा महसूस हो रहा है, खास करके चीन और पाकिस्तान से। तो इन्हीं सारे चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इस बजट में डिफेंस बजट पर 13% का ज़्यादा इजाफा किया गया है। एक और नया तरकीब जो सोचा है सरकार ने कि जो हमारे नदियों के ऊपर में, उस नदियों को बचाने के लिए और जो पर्यावरण से कि सूखा नहीं पड़े, तो वहाँ पर मैंगो मतलब आम के पेड़ लगाने की योजना है। ये कितना हो सकता है, क्योंकि ये जो प्लान आउटले है, जो उसमें कितना खर्चा होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। ये तो जो इसको कि जो अच्छा पक्ष है, जो पॉजिटिव पक्ष है हमारे बजट का। लेकिन जो कई अर्थशास्त्री, जो कई ऐसे लोग जिनको बजट के ऊपर में काफ़ी समझ है, उन लोगों ने क्या कहा बजट के ऊपर में, जो 2023 और 2024 का जो बजट है, इसमें जो सबसे बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि इसमें पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मनरेगा योजना जो है उसके ऊपर जो एलोकेशन है उसको कम कर दिया गया है। मतलब आपको जानना चाहिए, ये जो मनरेगा योजना है ये कांग्रेसी योजना थी और मनमोहन सिंह के ज़माने में चलाया गया था। और इसके तहत ये प्रावधान है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग, जिनको कि सरकार या हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उनको 100 देने के लिए एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था की गई है। तो इस पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो उन्होंने बड़ा इस पर एतराज जताया था। और उन्होंने कहा था, जब अपना बजट पेश कर रहे थे, पहला बजट था शायद, मुझे याद है, उन्होंने कहा था कि डंके की चोट पर मैं ये बताना चाहता हूं कि जो मनरेगा का योजना, जो गड्ढा खोदने का काम था, वो तंज कस रहे थे, मैं उसको जारी रखूंगा, उसको हटाऊंगा नहीं। क्योंकि कांग्रेस या बीजेपी या कोई और पार्टी इस बात को जानती है कि जो सबसे बड़ा वर्ग किसान और मजदूर इससे प्रभावित हो रहा है, लाभान्वित हो रहा है, उसको नकारना ये छोटी बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ा रिस्क टेकिंग हो सकता है। आज पहली दफ़ा उसके ऊपर जो एलोकेशन है उसको कम कर दिया गया है। और आप देखेंगे सोशल सेक्टर में जो है जो पैसा खर्च करने का सरकार का प्रावधान, वो बहुत कम होते जा रहा है। इससे गरीबों को और खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग हैं उनको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। फूड और जो एग्रीकल्चर में जो फर्टिलाइजर सब्सिडीज है उसके ऊपर भी जो कम पैसा, मतलब एलोकेशन कम हुआ है। तो इसके ऊपर टिप्पणी करते हुए जीन री, जो बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अर्थशास्त्री हैं और हिंदुस्तान ही में उन्होंने कर्मभूमि अपना बना रखा है, उन्होंने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि किसी देश के जो अर्थशास्त्री हैं या जो वहाँ की सरकार है, उसकी चिंता सिर्फ डेवलपमेंट पे नहीं होनी चाहिए कि कितना मेरा जीडीपी और जीएनपी बढ़ रहा है। आप डिस्ट्रीब्यूशन को क्यों छोड़ रहे हैं? मान लीजिए कि आपका जीडीपी और पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, जीएनपी बढ़ रहा है, उससे आपको इस बात का गर्व होता है कि आज हमारे बहुत सारे देश, दुनिया के बहुत सारे जो देश हैं जो इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज को सफ़र कर रहे हैं, और हमारे यहाँ जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ रहा है। लेकिन आपको इसके बारे में क्या कहना होगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, जो बहुत बड़ा तबका है इस देश में जहाँ की वेलफेयर स्टेट है हिंदुस्तान, आज भी जिसको कि हम नौकरियां मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, तो उनके लिए जो व्यवस्था की गई थी, खास करके जिसमें वो अपने को बचा सकें और कुछ एक मामूली सा जीवन व्यतीत कर सकें, उसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण योजना था मनरेगा योजना। उस पर प्लान एलोकेशन क्यों कम किया गया? उसी तरह से फर्टिलाइजर के ऊपर में जो पैसा कम अब खर्च करने का जो सरकार का जो फैसला है वो क्यों है? इसी तरह पर इस पर टिप्पणी करते हुए जो पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलिटिशियंस जो कई बार बजट भी पेश कर चुके हैं, पी चिदम्बरम ने कहा कि पूरे बजट में पॉवर्टी के ऊपर में, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी के ऊपर में, गरीबी के ऊपर में और इन्फ्लेशन मतलब महंगाई के ऊपर किसी भी तरह का चर्चा नहीं है। सिर्फ 2 बार गरीबों की चिंता की गई है। हम सब जान रहे हैं कि इस देश में अभी कई रिपोर्ट आपने देखा होगा, ऑक्सफैम रिपोर्ट में, कि अमीरी और गरीबी के बीच जो खाई बढ़ती जा रही है वो बहुत ही चिंता का विषय है। और बहुत कम लोग हैं इस देश में जो धनाढ्य हैं, जिनको देश में सबसे बड़ा जो इनकम है उसके ऊपर उनका एकाधिकार है। उसी तरह से चिदम्बरम ने एक और बात कहा था कि देश अभी भी इन्फ्लेशन मतलब महंगाई का सामना कर रहा है, और जब गरीब लोग जो हैं इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है महंगाई से, तो महंगाई इन्फ्लेशन के ऊपर में सरकार ने क्या कदम उठाया इसके बारे में इसकी चर्चा नहीं है। और
अनएम्प्लॉयमेंट की बात मैं पहले कर चुका हूं, हम सब जान रहे हैं। अगर अब CMI का रिपोर्ट देखें और बाकी रिपोर्ट देखें, आज भी अर्बन सेक्टर में 10% जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है। मतलब लोग आज भी जो लोग चाह रहे हैं जिनको की जॉब मिले और जो क्वालिफाइड हैं, उसमें से 10% लोग शहरी क्षेत्र में और बाकी उससे भी ज़्यादा शायद ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरियां चाह रहे हैं, लेकिन उनको नौकरियां उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर एक अफेक्टिव कदम उठाना, कोई स्कीम निकालना, और इसी तरह से इनका कहना है कि हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर में कोई भी कारगर उठाने की चिंता नहीं की गई है इस बजट में। तो मैंने जाते जाते मैं आपको ये कहने का कोशिश कर रहा हूं कि पूरे बजट में जो मैंने आपके साथ बताया कि क्या इसका जो पॉजिटिव पक्ष है, क्या इसका निगेटिव पक्ष है, क्या अच्छा है और क्या गड़बड़ है इस पूरे बजट में, इसकी जिम्मेवारी, इसका तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए ये जिम्मेवारी मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। लेकिन मेरी जो छोटी मोटी समझ है उसके तहत मैं इस पूरे डिस्कशन को कंक्लूड करने के पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जो एक राज कपूर की जो फिल्म थी मेरा नाम जोकर, जिसमें जो कहानी जो संगीत था कि कहता है जोकर सारा जमाना आधी हकीकत आधा फसाना। तो इस बजट के ऊपर मैं इसी चंद बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और जब अगली बार मिलूंगा तो किसी और नए मुद्दे पर आपके साथ बात करूंगा। धन्यवाद।